बीए पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट सोशियोलॉजी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत। हमारा जो टॉपिक है थर्ड यूनिट, जिसमें सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत चल रहा है। मैंने आपको पूर्व में बताया कि स्तरीकरण और विभेदीकरण जो है प्राचीन काल से ही स्तरीकरण जो है और विभेदीकरण की ये प्रक्रिया है वो समाज में व्याप्त है। स्तरीकरण और विभेदीकरण जो है, स्तरीकरण का उद्देश्य है परिस्थितियों को धारण करने वाले व्यक्तियों में अधिकार और सुविधाएं सुरक्षा प्रदान करना है। विभेदीकरण एक स्वतः ही स्वाभाविक होने वाली प्रक्रिया है। स्तरीकरण पहले से ही व्याप्त है, लेकिन विभेदीकरण बाद में उच्चता और निम्नता जानबूझकर योजनाबद्ध रूप में जो है विभेदीकरण पाया जाता है। इसका जानबूझकर जो है विभेदीकरण स्वतः ही स्वाभाविक रूप से होने वाली प्रक्रिया बताया गया। विभेदीकरण स्वतः ही स्वाभाविक रूप से होने वाली प्रक्रिया बताया गया है, जबकि सामाजिक जो स्तरीकरण है उसमें उच्चता और निम्नता और विशेषाधिकार और सुविधाओं और अधीनता के ज्ञान से बोध होता है कि उच्चता और निम्नता का जो क्रम है वो समाज में पाया जाता है और उसी के आधार पर समाज में एक प्रतिष्ठा रहती है। तो सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत में संघर्ष का सिद्धांत की हम व्याख्या करेंगे। किसकी? संघर्ष के सिद्धांत की, जिसमें संघर्ष का जो सिद्धांत है उसमें विद्वान कार्ल मार्क्स है। उस कार्ल मार्क्स के सिद्धांत की विवेचना की जा रही है, जिसमें कार्ल मार्क्स ने एक अपनी पुस्तक प्रतिपादित की थी। उसका नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। पुस्तक का नाम क्या है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। 1848 में कार्ल मार्क्स ने समाज के अंतर्गत दो वर्ग बताए। कार्ल मार्क्स ने समाज के अंतर्गत दो वर्ग बताए। पहला वर्ग पूंजीपति वर्ग और दूसरा वर्ग सरवारा वर्ग। पूंजीपति वर्ग को बुर्जुआ वर्ग कहा गया और सरवारा वर्ग जो है श्रमिक वर्ग को सरवारा वर्ग कहा गया है। तीसरे वर्ग की व्याख्या इन्होंने नहीं की है। समाज में केवल दो ही वर्गों की व्याख्या कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में की गई है। बताया गया है कि समाज में जो प्रतिष्ठित और शक्तिशाली वर्ग है, जिनके पास में उत्पादन के साधन है, अधिकार और सत्ता है और उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण है, ऐसे वर्ग को बुर्जुआ वर्ग कहा गया। और जो साधनहीन वर्ग है, जिनके पास श्रम के अलावा कुछ नहीं है, श्रम ही उनकी आजीविका का साधन है, ऐसे वर्ग को उन्होंने सरवारा वर्ग कहा गया। लेकिन बात यहाँ आती है कि संघर्ष का सिद्धांत, यानी कि दोनों वर्गों के बीच में संघर्ष क्यों पाया जाता है, संघर्ष क्यों होता है, दोनों वर्गों में संघर्ष की भावना क्यों देखने को मिलती है। जब पूंजीपति वर्ग द्वारा जो है सरवारा वर्ग का शोषण किया जाता है और जरूरत से अधिक शोषण किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जब शोषण असहनीय हो जाता है तो समाज के अंतर्गत जो है आक्रोश और विद्रोह की भावना सरवारा वर्ग के अंतर्गत आ जाती है, क्योंकि सरवारा वर्ग सोचता है कि कब तक हमारा शोषण होता रहेगा। जब वो मजदूर मिल मालिक या फैक्ट्रियों के मालिक के यहाँ काम करते हैं और काम का बोझ अधिक हो जाता है, तो वो एक उनमें खिन्नता पैदा हो जाती है। क्या हो जाती है? खिन्नता पैदा हो जाती है। और खिन्नता जब पैदा हो जाती है तो उनको अपनी वस्तु, जिस वस्तु में जो वस्तु का उत्पादन हो रहा है
जिनमें वो उत्पादन कार्य में श्रम के द्वारा मदद कर रहे हैं, तो उस वस्तु के प्रति उनका अलगाव पैदा हो जाता है। उन वस्तु के प्रति उनका क्या हो जाता है? अलगाव पैदा हो जाता है। और पूंजीपति वर्ग के प्रति संघर्ष की भावना को ध्यान में रखते हुए दोनों वर्गों में संघर्ष पैदा हो जाता है। दोनों वर्गों में संघर्ष पैदा हो जाता है। उस संघर्ष को कार्ल मार्क्स ने दो वर्गों में विभाजित किया गया, पूंजीपति वर्ग और सरबराह वर्ग। कौन सा वर्ग? पूंजीपति वर्ग और सरबराह वर्ग। तो इसलिए जब मजदूर वर्ग पर अत्याचार किए जाते हैं तो कार्ल मार्क्स कहता है एक कोटेशन के द्वारा कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। तुम्हारे पाने के लिए तो संसार पड़ा है, लेकिन खोने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हारे पाने के लिए तो संसार पड़ा, लेकिन खोने के लिए कुछ नहीं है। इस कोटेशन के आधार पर, इस नारे के आधार पर उनमें एक क्रांति और जुनून पैदा हो जाता है। उनमें एक क्रांति और जुनून पैदा हो जाता है जो आक्रोश की भावना को जन्म देता है, विद्रोह की भावना को जन्म देता है। इससे दोनों वर्गों में संघर्ष की भावना पैदा हो जाती है और वो पूंजीपति वर्ग के खिलाफ आवाज उठाते हैं, विद्रोह करते हैं, आंदोलन करते हैं, धरने देते हैं और अपने आप को सरबराह वर्ग में नहीं सम्मिलित करके वो ये सोचते हैं कि हमें एक हमारे आने वाले समय में समाजवादी समाज की स्थापना की जाए। अगर हम समाजवादी समाज की स्थापना करेंगे तो निश्चित रूप से पूंजीपति वर्ग में सुधार की भावना आएगी। पूंजीपति वर्ग में सुधार की भावना आएगी, अर्थात पूंजीपति वर्ग मजदूरों का कार्य घंटे भी कम लेगा और शोषण भी कम होगा। इस तरह की उपेक्षा पूंजीपति वर्ग द्वारा की जाती है या सरबराह वर्ग के द्वारा की जाती है कि सरबराह वर्ग ये चाहता है कि पूंजीपति वर्ग के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ सुधार की भावना होगी। तो ये तो संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया था अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में। दूसरा है प्रकार्यवादी सिद्धांत। दूसरा कौन सा है? प्रकार्यवादी सिद्धांत। ये प्रकार्यवादी सिद्धांत किंग्सले डेविस ने दिया था। किसने दिया था? किंग्सले डेविस ने। प्रकार्यवादी जो सिद्धांत दिया था वो किंग्सले डेविस ने दिया था। किसने दिया था? किंग्सले डेविस ने। और किंग्सले डेविस ने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक है सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकार्यवादी सिद्धांत किसने दिया था, तो हम कह सकते हैं किंग्सले डेविस ने। और उनकी पुस्तक का नाम क्या है? सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। उनमें बताया गया है प्रकार्यवादी सिद्धांत में कि समाज के अंतर्गत जो है ऐसे वर्ग की आवश्यकता होती है विभिन्न पदों के लिए योग्यता, विभिन्न पदों के लिए योग्यता और बुद्धि वाले वर्ग की आवश्यकता होती है जो महत्वपूर्ण कार्य को कर सके। हमारे समाज में ऐसे वर्गों की आवश्यकता होती है जो योग्यता रखते हो और बुद्धि रखते हो। तो ऐसे वर्ग की आवश्यकता होती है, तो उन महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए ऐसे वर्ग की आवश्यकता होती है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि अगर पदों के लिए हम अच्छे कार्य करेंगे तो उनको एक प्रोत्साहन दिया जाता है और वो प्रोत्साहन या पुरस्कार दिया जाता है, उसे आर्थिक प्रोत्साहन के रूप में जाना जाता है। कौन से पुरस्कार के रूप में जाना जाता है? आर्थिक प्रोत्साहन के रूप में जाना जाता है। और ये पुरस्कार देने की व्यवस्था या सिस्टम हमारे समाज में व्याप्त है। अच्छे कार्य करने पर या विभिन्न पदों के अनुसार अकॉर्डिंग कार्य करने पर डेविस कहता है कि 3 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। समाज में वे वस्तुएं देता है और व्यक्ति जीवन धारण कर आराम के लिए आवश्यकता होती है कि आर्थिक प्रोत्साहन
आर्थिक प्रोत्साहन भी दिया जाता है। समाज में बदलाव और सौंदर्य या बौद्धात्मक प्रकृति की वस्तुएं भी प्रदान करता है प्रोत्साहन के रूप में। समाज आत्मसम्मान की के लिए भी प्रोत्साहन देता है। जैसे राष्ट्रपति द्वारा दी जाने वाली भारत रत्न का पुरस्कार, पद्म विभूषण का पुरस्कार, पद्म श्री का पुरस्कार, ये उपाधियां सम्मानजनक पुरस्कार माना जाता है जो अच्छे कार्य करने पर एक व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी किंग्सले डेविस ने जो है व्याख्या की गई है। उसमें ये बताया गया है कि योग्यता और बुद्धि के आधार पर ही पुरस्कार दिया जाता है, और पुरस्कार भी को किस रूप में दिया जाता है? आर्थिक प्रोत्साहन के रूप में। जैसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो भारत रत्न प्राप्त किया जाता है, वो भी एक पुरस्कार के रूप में प्राप्त करता है अच्छे कार्य करने के लिए। पद्म विभूषण भी दिया जाता है, पद्म श्री पुरस्कार भी दिया जाता है, और अनेक उपाधियां के लिए सम्मान दिया जाता है। ये सुविधाएं प्रदान की जाती है, और इससे समाज में स्वतः ही स्तरीकरण पैदा हो जाता है। ये प्रश्न उठता है कि केवल मुक्त समाजों में ही होता है, जबकि व्यक्ति योग्यता और प्रशिक्षण के आधार पर विभिन्न पदों को प्राप्त करता है, और जब पदों के अकॉर्डिंग वो कार्य करता है तो उससे अच्छे कार्य करने पर सम्मान मिलता है, अच्छे कार्य करने पर सम्मान मिलता है। तो ये स्थिति हमारे समाज में पाई जाती है। तो ये सिद्धांत की हम बात कर रहे थे, वो है प्रकार्यवादी सिद्धांत। ये प्रकार्यवादी सिद्धांत की जो व्याख्या की है वो किंग्सले डेविस तथा विल्बर्ट मूर ने सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन में की है। सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन में की है। तीसरा है मैक्स वेबर का सिद्धांत। मैक्स वेबर का सिद्धांत संपत्ति। मैक्स वेबर जो विद्वान है, उसने समाज में वर्गों के महत्व के आधार पर स्तरीकरण को समझा है। वर्गों के महत्व के आधार पर स्तरीकरण को समझा है। उन्होंने बताया गया है कि समाज के अंतर्गत 2 प्रकार के वर्गों का उल्लेख किया गया है। कितने प्रकार के वर्गों का उल्लेख किया गया है? 2 प्रकार के वर्गों का उल्लेख किया गया है। एक तो है संपत्ति अधिकारी वर्ग, और एक है दूसरा संपत्ति विहीन वर्ग। इस प्रकार एक वर्ग के पास में तो सत्ता होती है, और एक वर्ग वो होता है जो सत्ता विहीन होता है। एक वर्ग कौन सा होता है? जो सत्ता विहीन होता है, अर्थात उनके पास में सत्ता नहीं होती है। जो सत्ता वाला वर्ग होता है वो उसके पास में संपत्ति, शक्ति एवं सम्मान समाज में स्तरीकरण पैदा करते हैं। यानी कि जो उच्चता और जो निम्नता का जो क्रम पाया जाता है, उच्चता और जो निम्नता का क्रम पाया जाता है, वो इसी आधार पर पाया जाता है कि एक वर्ग जो है संपन्न वर्ग है, उसके पास में तो सत्ता होती है, और एक संपन्न विहीन वर्ग होता है, उसके पास में सत्ता नहीं होती है। तो ये इस आधार पर ही समाज में स्तरीकरण पाया जाता है। उसको मैक्स वेबर ने अपने सिद्धांत में आर्थिक आधार पर, मार्क्स ने तो आर्थिक आधार पर व्याख्या की गई है, लेकिन इन्होंने सत्ता के आधार पर व्याख्या की गई है। किसके आधार पर? सत्ता के आधार पर व्याख्या की गई है। फिर है अन्य सिद्धांत की हम व्याख्या करें। कौन से सिद्धांत की? अन्य सिद्धांत की व्याख्या करें तो पहला है वार्नर का सिद्धांत। पहला कौन सा है? वार्नर का सिद्धांत। तो वार्नर ने जो है स्तरीकरण जो समाज में पाया जाता है, उनमें स्तरीकरण में जो वर्ग पाए जाते हैं जिसके आधार पर स्तरीकरण समाज में देखा जाता है, वह है उच्चतम वर्ग, निम्न उच्चतम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, उच्च निम्न वर्ग और निम्नतम वर्ग। इस तरह इन्होंने 6 वर्गों का उल्लेख किया गया है। कितने वर्गों का उल्लेख किया गया है? 6 वर्गों का उल्लेख किया गया है। किसने? वार्नर ने। इसी आधार पर समाज में स्तरीकरण देखने को मिलता है। दूसरा है सी राइट मिल्स के अनुसार। अन्य सिद्धांत में है सी राइट मिल्स के अनुसार, वो कहता है कि स्तरीकरण के लिए महत्वपूर्ण स्तरीकरण शक्ति को महत्वपूर्ण माना जाता है।
आर्थिक दृष्टि से संपन्न व्यक्ति सेना के उच्च अधिकारियों के संबंध में कायम कर लेते हैं। उच्च अधिकारियों में जो पद प्राप्त कर लेते हैं वो आर्थिक दृष्टि संपन्न वर्ग सेना में जो उच्च अधिकारियों के अपने संबंध को कायम कर लेते हैं और समाज में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक दृष्टि से प्रभावशाली बन जाते हैं, जो उच्च पदों को प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी तरफ वे लोग होते हैं जो आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव उनका कम एवं नगण्य पाया जाता है। ये भिन्नता ही समाज में स्तरीकरण पैदा करती है। यानी कि एक वर्ग तो वह है जो संपन्न वर्ग है, जो उच्च अधिकारियों से अपने संबंध कायम कर लेता है, और एक वर्ग वो है जो जिनका आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से समाज में कम प्रभाव पाया जाता है। ये समाज में स्तरीकरण पैदा करते हैं। तीसरा सिद्धांत है पार्सन्स का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत किसका है? पार्सन्स का सिद्धांत। संपत्ति को व्यक्ति सामाजिक परिस्थिति निर्धारण में महत्वपूर्ण मानते हैं। पार्सन्स क्या है? संपत्ति को व्यक्ति सामाजिक परिस्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण मानते हैं। पार्सन्स प्रक्रियावादियों की इस बात को स्वीकार करते हैं कि समाज में महत्वपूर्ण पदों को योग्य व्यक्तियों द्वारा ही भरा जाता है। महत्वपूर्ण पद जो होते हैं उनको योग्य व्यक्तियों द्वारा ही भरा जाता है। समाज में कौन कौन से महत्वपूर्ण पद हैं, ये उनके मूल्यों और उद्देश्यों पर निर्भर करता है। संतुलन और एकता स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण पदों की आवश्यकता होती है। समाज में इस प्रकार जो इस प्रकार का स्तरीकरण पाया जाता है, संतुलन, एकता स्थापित करने के लिए समाज में संघर्ष और विश्वास करने वाले समाज में ये इस तरह का ये भिन्नता पाई जाती है। इस प्रकार सामाजिक मूल्य एवं उद्देश्य के आधार पर स्तरीकरण का एक प्रमुख आधार माना जाता है। किसके आधार पर? मूल्य और उद्देश्य के आधार पर। यानी कि समाज में परिस्थिति को निर्धारण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। प्रक्रियावादियों की मान्यता है कि महत्वपूर्ण पदों को योग्य व्यक्तियों के द्वारा ही भरा जाना चाहिए, तभी समाज में संतुलन और एकता स्थापित हो सकती है। अगर समाज में एकता और संतुलन स्थापित करना है तो महत्वपूर्ण पदों को योग्य व्यक्तियों के द्वारा ही भरा जाना चाहिए। चौथा है गोल्डहैमर और सेल्स विद्वान है। गोल्डहैमर और सेल्स विद्वान है। इन्होंने शक्ति को सामाजिक स्तरीकरण का आधार माना है। व्यक्ति की स्थिति उसे प्राप्त शक्ति की मात्रा के अनुसार, किसकी मात्रा के अनुसार? शक्ति की मात्रा के अनुसार ऊंची और नीची हो सकती है। प्रभाव और मात्रा को प्रभावित करने वाले लोगों की संख्या के घटने बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति की स्थिति में भी उतार और चढ़ाव पाया जाता है। यानी कि उनका जैसे प्रभाव कम हो गया तो उसकी स्थिति कम हो गई, और प्रभाव उसका ऊंचा हो गया तो इसकी स्थिति ऊंची हो गई। इस आधार पर गोल्डहैमर और सेल्स जो विद्वान हैं उन्होंने ऊंची नीची जो परिस्थिति है शक्ति की मात्रा के आधार पर मापी गई है। किसके आधार पर? शक्ति की मात्रा के आधार पर मापी गई है। तो ये तो गोल्डहैमर और सेल्स इस तरह के सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। अब है सामाजिक स्तरीकरण का महत्व एवं प्रकार्य। सामाजिक स्तरीकरण का महत्व एवं प्रकार्य, इस पर भी अपन चर्चा करते हैं। सामाजिक स्तरीकरण का महत्व एवं प्रकार्य। सामाजिक स्तरीकरण का महत्व एवं प्रकार्य। सामाजिक स्तरीकरण का महत्व एवं प्रकार्य। महत्व एवं प्रकार्य। सामाजिक स्तरीकरण का महत्व एवं प्रकार्य, जिसमें व्यक्ति के लिए सामाजिक स्तरीकरण का महत्व फर्स्ट पॉइंट है।
व्यक्ति के लिए सामाजिक स्तरीकरण का महत्व, व्यक्ति के लिए सामाजिक स्तरीकरण का महत्व। नंबर 1 है आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक, आवश्यकता की पूर्ति में सहायक। दूसरा, अधिक कार्य के लिए प्रोत्साहन, अधिक कार्य के लिए प्रोत्साहन, आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक। दूसरा, अधिक कार्य के लिए प्रोत्साहन। तीसरा है सहयोग को बढ़ावा, सहयोग को बढ़ावा। चौथा है मनोवृत्तियों का निर्धारण, मनोवृत्तियों का निर्धारण। मनोवृत्तियों का निर्धारण। नेक्स्ट है शक्ति संतुलन, शक्ति संतुलन। और उत्तरदायित्व की भावना का विकास, उत्तरदायित्व की भावना का विकास। उत्तरदायित्व की भावना का विकास, व्यक्ति की परिस्थिति एवं भूमिका का निर्धारण, व्यक्ति की परिस्थिति एवं भूमिका का निर्धारण, भूमिका का निर्धारण। व्यक्ति की परिस्थिति एवं भूमिका का निर्धारण। इस तरह इसमें कितने पॉइंट हैं? 7 पॉइंट हैं। तो पहले पॉइंट पर अपन चर्चा करेंगे आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक। कहने का मेरा मतलब ये है कि मानव की आवश्यकताएं असंख्य है, मानव की आवश्यकताएं क्या है? असंख्य। इनकी पूर्ति विभिन्न व्यक्तियों में सहयोग लेना आवश्यक होता है। स्तरीकरण समाज में कई कार्यों के आधार पर स्तरीकरण को विभाजित कर दिया जाता है, जिसमें निश्चित कार्य और कुशलता के आधार पर जो कार्य को संपन्न कर सके ऐसे व्यक्तियों की भी समाज में जरूरत होती है। ये ऐसे व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक होते हैं। दूसरा है अधिक कार्य के लिए प्रोत्साहन। स्तरीकरण एक प्रकार यह है कि अधिक कार्य करने की प्रेरणा देता है। समाज में महत्वपूर्ण पदों के लिए समाज द्वारा अधिक पुरस्कार की व्यवस्था की जाती है। जब समाज के द्वारा अच्छे कार्य करने पर पुरस्कार की व्यवस्था की जाती है, उसी आधार पर जो है जब व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करने पर अच्छे कार्य करेगा, कठोर परिश्रम करेगा, तो ऐसी स्थिति में उन्हें उच्च पद पाने के लिए स्तरीकरण व्यक्ति को कठोर परिश्रम करने की प्रेरणा दी जाती है कि हमें उच्च पद अगर प्राप्त करना है तो कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, अधिक कार्य करने के लिए व्यक्ति को प्रोत्साहित करना पड़ेगा। अधिक कार्य, अधिक कठिन परिश्रम करेगा तो निश्चित रूप से उच्च पदों को प्राप्त करेगा। तीसरा पॉइंट है सहयोग की भावना। तीसरा पॉइंट कौन सा है? सहयोग की भावना। यानी कि स्तरीकरण विभिन्न योग्यता वाले व्यक्तियों में पद प्रदान किए जाते हैं। समाज में यही स्थिति संघर्ष की स्थिति पैदा नहीं होती। व्यक्ति परस्पर सहयोग के द्वारा सुचारू रूप से चलाने में योग देता है। यानी कि समाज को चलाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए योग्य व्यक्तियों को जो है पद प्रदान किए जाते हैं जो समाज को सुचारू रूप से चला सके। चौथा है मनोवृत्तियों का निर्धारण।
चौथा कौन सा है? मनोवृत्तियों का निर्धारण। स्तरीकरण मनोवृत्तियों को तय करता है। स्तरीकरण क्या करता है? मनोवृत्तियों को तय करता है, जिसमें जिस जाति, वर्ग, परिस्थिति, समूह का सदस्य होता है उसमें विचार, क्रिया और मनोवृत्तियां भिन्न भिन्न होती है। जैसे कोई भी परिस्थिति व्यक्ति धारण करता है या जिस जाति और वर्ग को बिलोंग करता है, उस जाति और वर्ग में विभिन्न जाति और वर्ग में जन्म लेने वाले या जाति और वर्ग को बिलोंग करने वाले व्यक्तियों में मत एवं मनोवृत्तियां भिन्न भिन्न पाई जाती है। मत और मनोवृत्तियां क्या पाई जाती है? भिन्न भिन्न पाई जाती है। उसी के आधार पर जो है व्यक्ति की मनोवृत्तियां का जो निर्धारण है वो स्तरीकरण के द्वारा मानव की मनोवृत्तियों का जो निर्धारण भी तय किया जाता है। वो जाति, वर्ग और परिस्थिति समूह का जैसा सदस्य है उसी के आधार पर मनोवृत्तियों का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट है शक्ति संतुलन। नेक्स्ट क्या है? शक्ति संतुलन। यानी कि हमारे समाज में शक्ति संतुलन को कायम करने के लिए शक्ति संपन्न लोगों की भी होते हैं, लेकिन ये लोग शक्ति संपन्न जो लोग होते हैं शक्ति का दुरुपयोग रोकने के लिए शक्तिशाली लोग सामान्य लोगों पर नियंत्रण रखते हैं, उन्हें निर्देशित करते हैं। इस प्रकार दोनों ही वर्गों में नियंत्रण रखकर शक्ति संतुलन को कायम रखा जाता है। अगर यानी शक्तिशाली वर्ग नहीं होंगे तो सामान्य वर्गों को कैसे नियंत्रण रखा जाएगा? तो दोनों ही वर्गों में यानी कि नियंत्रण रखने के लिए एक संपन्न वर्ग का भी और शक्तिशाली वर्ग का होना आवश्यक है, जिससे कि सामान्य वर्ग पर नियंत्रण रखा जा सके। नेक्स्ट है उत्तरदायित्व की भावना का विकास। नेक्स्ट क्या है? उत्तरदायित्व की भावना का विकास। स्तरीकरण एक व्यक्ति में निश्चित पद प्रदान किया जाता है तथा अपने पद को बनाए रखने के लिए कर्तव्यों का निर्वाह निष्ठापूर्वक किया जाता है। व्यक्ति उत्तरदायित्व की भावना का, इससे व्यक्ति की उत्तरदायित्व की भावना का क्या होता है? विकास होता है। नेक्स्ट है व्यक्ति की परिस्थिति और भूमिका का निर्धारण। स्तरीकरण द्वारा प्रत्येक व्यक्ति का समाज में स्थान निर्धारित होता है और व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार उसी के अनुसार उसे कार्य सौंपे जाते हैं, जिससे कि उन कार्य को भली भांति संपादित कर सके, उन कार्य को भली भांति संपादित कर सके। व्यक्ति की परिस्थिति और भूमिका का निर्धारण। स्तरीकरण द्वारा प्रत्येक व्यक्ति का समाज में स्थान निर्धारित किया जाता है। व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार जो है उसके कार्य सौंपे जाते हैं। तो ये तो है व्यक्ति के लिए सामाजिक स्तरीकरण का महत्व। दूसरा इसी का टॉपिक है, वो है सेकंड, समूह के लिए महत्व। किसके लिए? समूह के लिए महत्व। समूह के लिए महत्व। पहला है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन। दूसरा है सामाजिक संघर्षों से रक्षा। सामाजिक संघर्षों से रक्षा। सामाजिक संघर्षों से रक्षा। तीसरा है सामाजिक एकीकरण। सामाजिक एकीकरण। चौथा है सामाजिक प्रगति। सामाजिक प्रगति। पांचवा है सामाजिक संबंधों का निर्धारण। सामाजिक संबंधों का निर्धारण। सामाजिक संबंधों का निर्धारण। छठा है श्रम विभाजन। छठा है श्रम विभाजन। सातवां है सामाजिक मानदंडों का पालन करने की प्रेरणा।
सामाजिक मानदंडों का पालन करने की प्रेरणा। इस तरह इसमें 7 पॉइंट है। समूह के लिए महत्व, ये तो पहले मैंने बताया वो व्यक्ति के लिए महत्व है, ये है समूह के लिए महत्व। सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक संघर्षों से सुरक्षा, सामाजिक संघर्षों से रक्षा, सामाजिक एकीकरण, सामाजिक प्रगति, सामाजिक संबंधों का निर्धारण, श्रम विभाजन और सामाजिक मानदंडों का पालन करने की प्रेरणा। तो देखिए, सामाजिक परिवर्तन, जब हमारे समाज में योग्यता के आधार पर बुद्धिजीवी वर्ग की आवश्यकता होती है और विभिन्न पदों पर योग्यता के आधार पर बुद्धिजीवी वर्ग को लिया जाता है और उसी के आधार पर परिस्थिति को कायम किया जाता है, तो उनके द्वारा नए विचार आते हैं और नए पदों पर उनके अपने व्यवहार, संबंध, रहन सहन, विचार और मनोवृत्तियों में भी परिवर्तन लाया जा सकता है। इस चीज परिवर्तन जो है विरोधी है, स्तरीकरण परिवर्तन का विरोधी है, किंतु विपरीत स्तरीकरण परिवर्तन को प्रोत्साहन भी देता है। विपरीत स्तरीकरण जो होता है वो जो है परिवर्तन को क्या देता है, प्रोत्साहन देता है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता और बुद्धि और उच्च परिस्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करता है और यही प्रयास परिवर्तन को लाता है। सो ये पहला पॉइंट है, सामाजिक परिवर्तन। दूसरा है सामाजिक संघर्षों से रक्षा, यानी कि सामाजिक स्तरीकरण विभिन्न समूहों में अधिकार एवं कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है और इससे परस्पर संघर्ष ही नहीं हो पाता। विभिन्न व्यक्तियों योग्यता के अनुरूप पदों और कार्यों और सुविधाओं में पुरस्कार वितरण कारण संघर्ष की स्थिति से भी बचा जा सकता है। स्तरीकरण इस बात पर विश्वास दिलाता है कि महत्वपूर्ण पद योग्य व्यक्तियों को ही सौंपे जाएंगे। स्तरीकरण यह बात दिलाता है कि महत्वपूर्ण पद योग्य व्यक्तियों को ही सौंपे जाएंगे। इससे संघर्षों से क्या होगी, रक्षा होगी, क्योंकि महत्वपूर्ण पदों पर जो कार्य करेंगे वो योग्य और बुद्धिजीवी वर्ग ही कार्य करेंगे। तो हमें ऐसे वर्ग जो अयोग्य है, जो पदों पर कार्य करने के लिए नहीं कर सकते, ऐसे व्यक्तियों को नहीं चुना जाएगा। सामाजिक एकीकरण, सामाजिक स्तरीकरण जो है कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यों का निर्वाह सामाजिक एकता और संगठन को बनाए रखने के आधार पर करता है। इससे संघर्ष की स्थिति से बचा जा सकता है। चौथा है सामाजिक प्रगति। समाज में स्तरीकरण ऊंचे नीचे पदों की व्यवस्था होती है। उच्च पदों को प्राप्त करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं और कठिन परिश्रम करते हैं, समाज में अच्छे कार्यों का निर्माण करते हैं और नवीन आविष्कार होते हैं और इससे समाज में प्रगति होती है। सामाजिक प्रगति, जब हम प्रतिस्पर्धात्मक कार्य करेंगे, कठिन परिश्रम से कार्य करेंगे, नवीन आविष्कार करेंगे, तो निश्चित रूप से सामाजिक प्रगति होगी। पांचवा पॉइंट है सामाजिक संबंधों का निर्माण। एक स्तर वर्ग लोगों के द्वारा परस्पर घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं। अपने स्वार्थ व रुचियों का क्योंकि इनमें स्वार्थ और रुचियों को सम्मान होते हैं। उदाहरण के लिए पूंजीपतियों में परस्पर घनिष्ठ संबंध होते हैं। इस बात में श्रमिकों को देखने को मिलती है कि इसके कारण उद्देश्यों में समानता। इसी प्रकार एक जाति के लोगों में भी एक घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं। वो घनिष्ठ संबंधों का जो निर्धारण किया जाता है वो एक व्यक्ति नाते रिश्ते अपनी जाति में ही होते हैं। संकट में जाति के सदस्य ही सहायक होते हैं। संकट का समय आता है तो जाति के सदस्य एक दूसरे की क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ये भी एक स्तरीकरण के आधार पर एक स्तर या वर्ग के लोगों में इस तरह की स्थिति पाई जाती है।
श्रम विभाजन। अगला पॉइंट कौन सा है? श्रम विभाजन, यानी कि स्तरीकरण समाज में कार्यों का विभिन्न लोगों में विभाजन कर दिया जाता है। श्रम विभाजन विशेषीकरण के कारण कार्य कुशलता बढ़ती है, विभिन्न कार्य करने वाले में पारस्परिक सहयोग भी बढ़ता है। अंत में सामाजिक एकता एवं संगठन को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए स्तरीकरण यह तय करता है कि एक इकाई अन्य इकाइयों के साथ में कैसा संबंध है। स्तरीकरण के द्वारा यह तय किया जाता है कि एक इकाई से दूसरी इकाई में कैसा संबंध है। यानी कि समाज में जो कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है, अगर हमारे समाज में कार्यों का विभाजन नहीं किया जाए तो लोगों में कार्य के प्रति एक रुझान नहीं रहेगा और हमारे समाज की प्रगति नहीं हो पाएगी। इसलिए योग्यता के आधार पर कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है कि महत्वपूर्ण पद जो है, महत्वपूर्ण कार्य है, योग्य व्यक्तियों को सौंपे जाते हैं और जो ऐसे कार्य हैं जो सामान्य वर्ग के लोग इसको संपन्न करते हैं। तो ये श्रम विभाजन, जैसे लिंग के आधार पर जो श्रम विभाजन किया जाता है, विश्व समुदाय को दो भागों में विभाजित किया गया जाता है, एक तो पुरुष और एक स्त्री। तो पुरुष जो है साहसी प्रवृत्ति का होता है और युद्ध संबंधी कार्य और अन्य पारिवारिक संबंधी कार्य, साहसी कार्य जो किया जाता है पुरुष के द्वारा किया जाता है, और घर संबंधी जो कार्य किए जाते हैं, गृहिणी के रूप में जो कार्य किए जाते हैं, जो नारी के द्वारा किए जाते हैं। सातवां है सामाजिक मानदंडों का पालन करने की प्रेरणा। सामाजिक मानदंडों का पालन करने की प्रेरणा। सामाजिक स्तरीकरण में प्रत्येक व्यक्ति अपने पद को बनाए रखने के लिए जागरूक होता है, पद से संबंधित सामाजिक मानदंडों का पालन करता है। ऐसा न करने पर प्रतिष्ठा गिरने लग जाती है, प्रतिष्ठा गिरने का डर रहता है। स्तरीकरण स्वतः ही अचेतन रूप से सामाजिक मानदंडों का पालन किया जाता है। समाज के अंतर्गत जो निर्धारित मानदंड है, उन मानदंडों के आधार पर पालन किया जाता है। अगर मानदंडों के आधार पर पालन नहीं किया जाएगा तो समाज में उनकी स्थिति, उनका स्टेटस गिर जाएगा। नेक्स्ट है अनावश्यक प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष से रक्षा। स्तरीकरण समूह के कार्यों, अधिकारों, व्यवसाय आदि विभाजन होने के कारण प्रत्येक समूह में अपना निर्धारित कार्य करता है और आवश्यक प्रतिस्पर्धा और संघर्षों से बचा जा सकता है। अनावश्यक प्रतिस्पर्धा एवं संघर्षों से रक्षा, यानी कि हमारे समाज में अनावश्यक प्रतिस्पर्धा और संघर्ष पाए जाते हैं। उन अनावश्यक प्रतिस्पर्धा और संघर्ष से मुक्ति पाने के लिए समूह कार्यों, अधिकारों, व्यवसाय आदि का विभाजन होने के कारण अपना अपना कार्य निर्धारित हो जाता है, जिससे प्रतिस्पर्धा और संघर्ष से बचा जा सकता है। अब है लास्ट पॉइंट, स्टेप है, वो है सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण के अकार्य। सामाजिक स्तरीकरण के अकार्य या दुष्कार्य। सामाजिक स्तरीकरण के अकार्य या दुष्कार्य। निष्क्रियता, पहला पॉइंट है निष्क्रियता। पहला पॉइंट कौन सा है? निष्क्रियता। दूसरा है वर्ग चेतनता और पक्षपात। वर्ग चेतनता और पक्षपात। वर्ग चेतनता और पक्षपात। तीसरा है संघर्ष को जन्म। संघर्ष को जन्म। और चौथा है निराशा का जन्म। निराशा का जन्म। पांचवा है असुरक्षा। असुरक्षा। छठा है समानता का विरोधी। समानता का विरोधी। समानता का विरोधी।
और सातवां है व्यक्तित्व के विकास में बाधा। व्यक्तित्व के विकास में बाधा। पहला है निष्क्रियता। पहला पॉइंट कौन सा है? निष्क्रियता, यानी कि स्तरीकरण अक्सर व्यक्ति में निश्चित पद प्राप्त करने के बाद में निष्क्रिय हो जाते हैं। यानी कि उन्हें अधिकांश उन लोगों में ये देखा जा सकता है कि उच्च पद पर जब पहुंच जाते हैं तो व्यक्ति सोचता है कि हमने तो महत्वपूर्ण पदों को प्राप्त कर लिया, तो उस पदों के प्रति कार्य करने में निष्क्रियता आ जाती है। दूसरा है वर्ग चेतना या पक्षपात। स्तरीकरण विभिन्न वर्ग बन जाते हैं। इन वर्गों में चेतना पनपने लगती है। अपने वर्ग के प्रति पक्षपात तथा अन्य वर्गों के हितों की उपेक्षा करने लगते हैं। अपने वर्ग के प्रति भी पक्षपात की भावना पैदा हो जाती है। संघर्ष को जन्म, जब स्तरीकरण समाज में पैदा हो जाता है तो एक वर्ग खतरे में पड़ जाता है। एक वर्ग खतरे में पड़ जाता है और वर्गों के बीच में सामाजिक दूरियां बढ़ जाती है। वर्गों के बीच में सामाजिक दूरियां बढ़ जाती है। उच्च वर्ग धन को संग्रह करने लग जाता है। उच्च वर्ग धन को संग्रह करने लग जाता है और निम्न वर्ग के लोगों को परिश्रम एवं उचित पुरस्कार भी नहीं मिल पाता। परिश्रम करने के बाद में भी पुरस्कार नहीं मिल पाता। निराशा को जन्म, स्तरीकरण जब पैदा हो जाता है तो महत्वपूर्ण कार्य उच्च व्यक्तियों को सौंप दिए जाते हैं और निम्न व्यक्तियों को कार्य से वंचित कर दिया जाता है, जबकि वो कार्य करने में सक्षम है। असुरक्षा, स्तरीकरण में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। सदैव असुरक्षा महसूस होती है। उच्च पद को पहुंच जाने के बाद में भी पदों को बनाए रखना कठिन होता है। निम्न वर्ग तो कभी कभी वह पुनः निम्न वर्ग में आ जाता है और अपने पुराने मित्रों को भी खो बैठता है। असुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है। समानता का विरोधी, स्तरीकरण में असमानता पर आधारित है, ये समानता का विरोधी माना जाता है। और लास्ट पॉइंट है व्यक्तित्व के विकास में बाधा। स्तरीकरण निम्न वर्ग के लोगों में हीनता की भावना पनपने लगती है, जो व्यक्तित्व के विकास में बाधक है। तो ये सामाजिक स्तरीकरण का लेसन अपन ने पढ़ा। अगले स्टेप में हम अगले वीडियो में दूसरे चैप्टर की बात करेंगे। धन्यवाद।